क्लास 8 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग साइंस के चौथे चैप्टर में यानी मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल मतलब इसकी हिंदी वैसे होती है धातु और अधातु। इस पे बात करेंगे। उससे पहले हमारा कुछ ये जो टॉपिक है वो टॉपिक में पहला टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब पदार्थ क्या होते हैं। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, हमारी चारों तरफ जो भी चीजें हैं, which occupies some space and have some mass is called matter। मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं अगर वो कुछ स्थान पकड़ती है और उसका कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर की यही डिफिनेशन दी जाती है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज है जो कुछ स्थान पकड़ती है, उसका कुछ वेट है, उसको हम मैटर कहेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज है जो फीलिंग्स होते हैं वो मैटर की श्रेणी में नहीं आते, जैसे लव है, अफेक्शन है, हेट है। ये सेंटीमेंट्स की जो बात है वो मैटर में नहीं आती, क्योंकि ना तो वो कोई स्थान पकड़ती है और ना उसका कोई वेट होता है, इसलिए उन चीजों को हम मैटर की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब मैटर जो है वो सभी मैटर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी मैटर में एलिमेंट पाया जाता है। एलिमेंट के सबसे छोटे कण को एटम कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसकी हम कल्पना करेंगे कि उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाए, वही कहलाएगा एटम। यानी ये कहा जा सकता है कि मैटर एलिमेंट से बने होते हैं और एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से, इंडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, और उस इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। हिंदी में इसे परमाणु बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे एटम बोला जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है एलिमेंट का एटम। उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन, जब मैटर एलिमेंट से बना है तो एलिमेंट का ही क्लासिफिकेशन कहा जाए तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। लावोजियर एक बहुत बड़ा केमिस्ट था फ्रांस का, उसने इसी तरीका से एलिमेंट को क्लासिफाई किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु और मेटेलॉइड मतलब उपधातु। अब इस पे चर्चा करेंगे। हमारे आसपास या हमारे दैनिक जीवन में मेटल का रोज इस्तेमाल होता है। ऑर्नामेंट्स, घर में खाना पकाने के बर्तन या यूटेंसिल, मशीनरी, दरवाजे, ये सब जो लोहे के बने होते हैं, एल्युमिनियम का बना जो सामान है, तांबे का बना जो सामान है, ये सब मेटल कहलाता है। मतलब मेटल का आज के युग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वो जो वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर, जो या तो कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है, वो भी मेटल है। मेटल हम उसको कहेंगे जिसमें कुछ मेटेलिक फिजिकल कैरेक्टर होंगे और मेटेलिक केमिकल कैरेक्टर होंगे, उसी को हम लोग मेटल बोलेंगे। ऐसे मेटल ज्यादातर सॉलिड होता है, रिजिड होता है, हाई डेंसिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनरस साउंड होता है, मेटेलिक लस्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब भौतिक गुण है मेटल के, धातु के ये फिजिकल कैरेक्टर माने जाते हैं कि मेटल में। अब जैसे मेलेबिलिटी गुण की बात करेंगे तो मेलेबिलिटी क्या है कि मेटल को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो वो पतले पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो पतले पत्थर में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं।
मतलब malleability is that property of metal by which it can be transformed into thin sheet by hammering। मतलब उसको पीट पीट करके हम उसके पत्थर बना सकते हैं, इसी गुण को हम लोग कहते हैं malleability। Ductility is that property of metal by which a thin wire can drawn from metal। मेटल के तार खींचे जा सकते हैं, पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है या सबसे ज्यादा जो उसमें तार खींचने वाला गुण होता है वो चांदी और सोना में होता है। बताया गया है कि 2 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं, 2 ग्राम चांदी से भी 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो उसके इसी गुण को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल में ये भी गुण होता है। उसके बाद मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि मेटल से होके हीट भी जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, तो वो गुड कंडक्टर माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो बात बताए गए ये सब उसके फिजिकल कैरेक्टर होते हैं। मेटल में लस्टर होती है, यानी मेटल में एक चमक होती है, एक शाइनिंग अपीयरेंस होता है, उसी को हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर मेटल के होते हैं। मेटल में जो प्रमुख है उसका नाम है सोना, चांदी, अल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब मेटल होते हैं। तो मेटल कि ये सब फिजिकल कैरेक्टर होता है। नॉन मेटल उसको बोला जाता है जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जैसे मेलेबिलिटी बोला गया, डक्टिलिटी बोला गया, सोनरस साउंड होता है, ये सब कैरेक्टर नॉन मेटल में नहीं पाए जाते हैं। नॉन मेटल को अगर तोड़ा जाए, उस पर अगर हथौड़े मारे जाए तो वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। नॉन मेटल अक्सर गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। इसके बाद मेटल में न मेलेबिलिटी है, न डक्टिलिटी है, न सोनरस साउंड है, न गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस होते हैं या पाउडर जैसे चीज होते हैं। नॉन मेटल के भी कुछ उदाहरण बताते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें मेटल का एक भी कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। ऐसे एकाध नॉन मेटल भी है जो अपवाद में आता है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में लगी होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन है, मुख्य रूप से कार्बन है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर भी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे एक्सेप्शन वाले नियम बहुत सारे हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मेटल ज्यादातर सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ऐसे भी मेटल हैं जो द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें नाम आता है मरकरी का। मरकरी इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये सब भी बातें हमें याद रखना है कि ग्रेफाइट में कार्बन होने के बावजूद वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मरकरी लिक्विड मटेरियल होने के बावजूद उसे मेटल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब बात हो गए मेटल और नॉन मेटल के। उसके बाद आता है मेटेलॉइड। जैसा कि हमने पहले बताया कि लावोजियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया 3 ग्रुप में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड वह एलिमेंट है, वह मतलब तत्व है जिसमें कुछ कैरेक्टर मेटल के भी होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल के भी होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटेलॉइड की श्रेणी में आते हैं। किताब में भी इसकी चर्चा की गई है, आप पढ़ेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। अब दुनिया में 118 एलिमेंट हैं अभी तक, जिनमें 94 नेचुरली रूप से ऑकर होते हैं, पाए जाते हैं। बाकी सिंथेटिक है, उसे विशेष ढंग से तैयार किया जाता है। तो 118 एलिमेंट की चर्चा पीरियोडिक टेबल में की गई है केमिस्ट्री में।
तो 118 एलिमेंट है। इस एलिमेंट में भी सबसे ज्यादा संख्या मेटल की होती है, नन मेटल बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, और मेटेलॉइड तो मात्र 6-7 की संख्या में पाए जाते हैं। तो ये मेटल, नन मेटल और मेटेलॉइड की बात हो गई। उसके बाद आता है मिनरल एंड ओर। मिनरल का मतलब होता है खनिज, ओर का मतलब होता है अयस्क। मिनरल और ओर क्या है कि अक्सर मेटल नेचर में पाए जाते हैं। कुछ मेटल फ्री स्टेट में भी होते हैं और कुछ मेटल कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मतलब कहने का हमारा ये है कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उनके साथ कोई और चीज नहीं मिला रहता है, वो अपने आप में बिल्कुल शुद्ध रूप में होते हैं। या कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज हो सकती है, इम्प्यूरिटीज हो सकता है लेकिन और कोई चीज उसमें मिला नहीं होता है, तो वो कहलाता है मिनरल। कुछ ऐसे भी मिनरल हैं जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, उनमें और भी कई तरह के मेटल मिले रहते हैं, कुछ नन मेटल भी मिले रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉक्साइट से अल्युमिनियम निकाला जाता है, तो बॉक्साइट क्या है? ओर है। हालांकि बॉक्साइट जमीन के अंदर से निकाला जाता है, खान खनिज से निकाला जाता है। उस बॉक्साइट में अल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो मिनरल हुआ मेटल जिस नेचुरल रूप में, जिस नेचुरल फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। और जब उस मिनरल का हम सेपरेशन करते हैं, मिनरल से जब हम धातु को इकोनॉमिकली का मतलब क्या हुआ? कम खर्च में ज्यादा धातु प्राप्त करने के लिए जब हम उसकी छटाई करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो वो कहलाता है ओर। ओर मतलब अयस्क। मिनरल तो कहने का मतलब कि सारे ओर मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते। ये कहने का मतलब मिनरल का ही मॉडिफाइड रूप है ओर। मिनरल में जब देखा जाता है, मिनरल तो नेचुरल ऑफरिंग है, वो तो प्रकृति में पाया जाता है, जमीन के नीचे से निकाला गया। उसमें बालू के कण हो सकते हैं, कुछ और मेटल भी मिले हो सकते हैं, उसमें सल्फर भी मिला हो सकता है, सल्फाइड ओर के रूप में वो मिल सकता है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी मिला हो सकता है, कार्बोनेट रूप में मिलते हैं वो, उसमें वाटर भी मिले होते हैं। तो इन सब को अगर देखा जाता है, जब देखा जाता है कि कम खर्च में इन सभी अशुद्धियों को हटा के और बेनिफिट होगा इससे मेटल को प्राप्त करना, तो जब इस तरह से हम मिनरल का ग्रेडिंग करते हैं तो वही ग्रेडिंग कहलाता है ओर। ओर से फिर मेटल निकाले जाते हैं। ओर से मेटल के निकालने की प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। तो निष्कर्षण किया जाता है, कई मेथड लगाए जाते हैं, उसमें कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं की जाती है और धीरे धीरे इम्प्यूरिटीज को अलग किया जाता है और मेटल के मात्रा को बढ़ाया जाता है, मेटल के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से मेटल का निष्कर्षण होता है। उसके बाद है मेटलर्जी, इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री dealing with study of extraction of metal and their purification। मतलब मेटलर्जी को हिंदी में बोला जाता है धातु कर्म विज्ञान। ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी धातु को निकालना, उनकी शुद्धता को बनाना, ये सब चीज की पढ़ाई हम लोग मेटलर्जी में करते हैं। नोबेल मेटल वो धातु होता है जिस पर अक्सर इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना उसमें जल्दी जंग लगते हैं, ना उसमें ज्यादा कोरोशन होता है। तो ऐसे धातु को हम लोग कहते हैं नोबेल मेटल। नोबेल मेटल जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब नोबेल मेटल होते हैं क्योंकि इन पर न जल्दी जंग लगता है, न इनका ज्यादा कोरोशन होता है, क्षय भी नहीं होता है, ये जल्दी कमते भी नहीं है। लेकिन उसी जगह लोहा की बात की जाए तो लोहा को अभी छोड़ दीजिएगा बाहर, तो लोहे में जंग लग जाएगा, लोहे में कोरोशन होने लगेगा, लोहे में रस्टिंग हो जाएगी, धीरे धीरे लोहा कमजोर होता जाएगा, उसकी अपीयरेंस जो शाइनिंग है वो भी डल होती जाएगी। तो नोबेल मेटल हम लोग उसी को बोलते हैं जिस पर
वातावरण के जो फैक्टर हैं जैसे टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इस सब का जल्दी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जस के तस होते हैं। ऐसे मेटल को हम लोग कहते हैं नोबेल मेटल। अब अगली बात है कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। कार्बन नन मेटल है और कार्बन हमारे दैनिक जीवन में जितना उपयोगी है उतने अन्य कोई नन मेटल उपयोगी नहीं है। कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और कोल। ये सब फ्री स्टेट में है। कोल माने कोयला, कोयला में 70%, 80%, 90% कार्बन होता है और कोयला को हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट की बात बताया हमने कि ग्रेफाइट पेंसिल में लगा होता है जिससे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं या लिखते पढ़ते हैं। उसके बाद डायमंड है, इसमें भी कार्बन फ्री रूप में पाया जाता है। डायमंड मतलब हीरा, जिसका आजकल ज्वेलरी तैयार किया जाता है। और इसके बाद और भी डायमंड के इस्तेमाल है। कटिंग में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। कटिंग, शीशे को काटना है, लोहे को काटना है, तो इसके जो कटिंग टूल्स होते हैं उसमें भी डायमंड का इस्तेमाल होता है। तो इस रूप में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में जब बात करेंगे हम लोग कि कार्बन किन किन चीजों के साथ और मिलके यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो इसकी लिस्ट बड़ी लंबी, बहुत लंबा लिस्ट। हमारे कपड़े, हमारे न्यूट्रिएंट, हमारे कुकिंग गैस, डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब जो भी चीजें हैं उन सबों में कार्बन पाया जाता है। मेडिसिन में भी कार्बन पाया जाता है, पेंट में भी कार्बन पाया जाता है, सिंथेटिक क्लॉथ में भी कार्बन पाया जाता है, पेपर में भी कार्बन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई नन मेटल हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है तो वो है कार्बन। कार्बन का इस्तेमाल हम सभी लोग, हमारा भोजन में भी कार्बन होता है। रोटी है, जला दिया जाए तो धुआं भी निकलेगी, CO2 भी निकलेगा, राख भी बचेगा। तो हर वो वस्तु जो जल के CO2 देती है और बाद में ऐश भी दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, उन सबों में कार्बन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसलिए कार्बन को कहा जाता है वर्सेटाइल एलिमेंट, यूनिवर्सल एलिमेंट। ये सभी जगह व्याप्त है। हमारे दैनिक जीवन में रोज इसका इस्तेमाल होता है। हमारे खाने पीने की चीज जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब विटामिन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सब कार्बन के यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्बन कंबाइंड स्टेट में है। इसमें कुछ और चीजें मिले होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज मिला होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर प्रोटीन की बात किया जाएगा तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मिले होते हैं। तो इस तरीका से कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा Mg, जिसको हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम के फीते को, रिबन को जलाया जाता है तो दुधिया फ्लेम, चकाचौंध रोशनी से वो जलता है और राख जो बचता है वो उसका कहलाएगा मेटल ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा तो जल के वो MgO बनाता है। तो कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, चाहे वो Na हो, Na माने सोडियम हो, चाहे वो पोटासियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो। ये सब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी, ये सब अब जो बताया जाएगा आपको, ये सब कहलाएगा मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो सब चीजें थी जिसमें हमने बताया कि मेटल मेलिएबल होते हैं,
डक्टाइल होते हैं, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें लस्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये सब जो बातें बताई गई वो हम बाहर से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब वो रिएक्शन करेगा, उस पर जब केमिकल अभिक्रिया होगी, उस पे जब केमिकल चेंज होगा तो क्या बनेगा, ये सब उसके कैरेक्टर कहलाएंगे केमिकल। तो मेटल को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन कराया जाए तो जलने के बाद वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। दूसरा कैरेक्टर होता है कि मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए, एसिड माने अम्ल, अम्ल से अगर मेटल को रिएक्शन कराया जाए तो वहां पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। साल्ट क्या हुआ, अब जैसे जस्ता हम बोले जेडेन, जेडेन पे H2SO4 डालें, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीका से एक कॉमन नियम बनाया गया कि इफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब सभी तरह के मेटल एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। डाइल्यूट एसिड बोला जाता है जिस एसिड में जल मिला हो। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे। तो मेटल की भी अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग नेचर है उसका रिएक्शन करने का। कुछ मेटल ऐसा है जिस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ मेटल ऐसा है जो जल में डालने के बाद विस्फोट कर जाता है। तो सोडियम और पोटासियम कुछ इसी तरह के मेटल हैं जो जल से रिएक्शन करके तुरंत हाइड्रोजन गैस देते हैं और कभी कभी आग भी लग जाती है। तो ये सब कहलाएंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अत्यंत क्रियाशील धातु। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मेटल हैं जिस पर जल को डाला जाए या जल में उसको रख दिया जाए तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो कहलाया उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसके बाद अगली बात है इसमें जानना, एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, आपकी किताब में दिया हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे तक मेटल का एक सीरीज बनाया गया है, एक क्रम से सजाया गया है। उस क्रम में आप पाएंगे कि सबसे पहले नाम आता है के स्टैंड फॉर पोटासियम। उसके बाद नाम आता है Na मतलब सोडियम। उसके बाद नाम मिलेगा आपको Ca यानी कैल्शियम। उसके बाद आपको नाम मिलेगा Mg यानी मैग्नीशियम। उसके बाद Al यानी अल्युमिनियम। उसके बाद Zn माने जस्ता। उसके बाद Fe माने आयरन। उसके बाद मिलेगा Sn माने टीन। उसके बाद Pb माने लेड। उसके बाद H, फिर H के नीचे भी है, H के बाद मिलेगा आपको Cu या कॉपर और Cu के बाद मिलेगा आपको Hg यानी मरकरी। उसके बाद Au का मतलब हो गया औरम यानी गोल्ड। गोल्ड को केमिस्ट्री की भाषा में जो उसका सिंबल है वो Au होता है। जैसे सिल्वर का केमिस्ट्री की भाषा में जो सिंबल बनाया गया है वो Ag। तो ये जो क्रम आपने देखा, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, Hg और Au, Ag। तो ये जो क्रम है ये बताता है कि सबसे ऊपर वाला जो मेटल है वो अत्यंत क्रियाशील है, अत्यंत रिएक्टिव है।
वो तो जल से भी रिएक्शन कर लेता है, उसको खुली हवा में नहीं छोड़ा जाता है, उसको हमेशा प्रिकॉशन के साथ रखा जाता है, सावधानी के साथ रखा जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, उससे भी वो रिएक्शन कर सकता है, इसलिए उसको विशेष ढंग से रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम मेटल को कहा जाता है केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है, तब जाकर के वो सेफ रहता है। तो वो अत्यंत, और जैसे 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 हम नीचे की तरफ आएंगे तो वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्रियाशीलता का क्रम बनाया गया है, किताब में है ये चार्ट बनाया हुआ, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। कुछ नन मेटल भी अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जैसे फास्फोरस का नाम है, फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है। फास्फोरस के भी कई प्रकार होते हैं, उनमें एक व्हाइट फास्फोरस होता है जो रूम टेम्परेचर पर स्वतः जलने लगता है। अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो उसमें अपने आप आग पकड़ लेती है। तो उस नन मेटल को आग लगने से बचाने के लिए हमेशा जल में डुबा के रखा जाता है। तो कुछ नन मेटल भी अत्यंत क्रियाशील होते हैं और कुछ मेटल भी अत्यंत क्रियाशील होते हैं। तो ये टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है वो किताब में बताया गया है कि कौन कौन सा मेटल क्रियाशील है और कौन कौन सा नन मेटल ज्यादा क्रियाशील होता है। कुछ नन मेटल ऐसे भी हैं, और मेटल और नन मेटल का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसे मेटल के बारे में आपको पता ही है, मशीनरी है, कोई मशीन बन रहा है तो लोहा से बन रहा है, आपके खाने पीने की बर्तन बन रही है, एल्युमिनियम की बन रही है, तो वो भी एक तरीके का मेटल ही है। तो मेटल का भी इस्तेमाल है दैनिक जीवन में और नन मेटल का भी इस्तेमाल है। अब फास्फोरस और सल्फर का इस्तेमाल माचिस की तीली बनाने में होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में होता है, विस्फोटक सामग्री बनाने में उसका इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में होता है, रासायनिक उर्वरक जिसको बोलते हैं, जो किसान लोग अपने खेतों में डालते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ध्यान रखना है कि मेटल और नन मेटल का कहाँ इस्तेमाल होता है। अब मरकरी है तो मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में होता है, मरकरी का इस्तेमाल बैरोमीटर में होता है। तो मरकरी मेटल है और उसका इस्तेमाल इन सभी जगहों पे होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नन मेटल है और उसका इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में होता है, रासायनिक उर्वरक बनाने में आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के पहले एक और चीज है जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो बात है इसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन प्रतिक्रिया। अब जरा विस्थापन प्रतिक्रिया पे हम बात करते हैं। हम आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखते हैं, हम आपको थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताते हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम का नाम आता है, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टीन एसएन, उसके बाद पीबी और उसके बाद एच, और एच के बाद कॉपर, उसके बाद एचजी, उसके बाद एयू और अंत में एजी। इस सीरीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो इस सीरीज में जो ये हाइड्रोजन आया यहाँ से, इस सीरीज को जानने से बहुत तरह का रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाता है। बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन इसी सीरीज पे आधारित होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि अगर लो रिएक्टिव मेटल के साल्ट में हाई रिएक्टिव मेटल को डाला जाए तो लो रिएक्टिव मेटल सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल बताते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कॉपर सल्फेट, आप लोगों ने लैब में देखा है, एक नीले रंग का पाउडर जैसा चीज होता है कॉपर सल्फेट, उसको हम बोलेंगे CuSO4। और आप
आप लोगों को ये दिखाया भी गया है कि उस कॉपर सल्फेट के घोल में अगर एक 5 का सिक्का या कांटी नेल आयरन की डाल दी जाए और कुछ देर छोड़ दी जाए 5 मिनट, तो जब नेल को निकाला जाता है तो नेल का रंग रेड ब्राउन हो जाता है, यानी नेल पे कॉपर जमा हो जाते हैं। इस रिएक्शन को आपने लैब में देखा है, वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम कहेंगे विस्थापन प्रतिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी रिएक्शन को हम आपको यहाँ बता रहे हैं Fe, तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, ये है रिएक्शन। अब आप यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ है, यहाँ, और आयरन यहाँ है। इसका मतलब है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है। इस सीरीज के अनुसार कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है। तो परिभाषा ही है कि इफ मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ या उससे प्रतिक्रिया करती है लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट, तो लेस रिएक्टिव मेटल का ये साल्ट है कॉपर सल्फेट। उसमें अगर ऊपर वाला कोई भी डालेंगे तो ये कॉपर बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सवाल है कि कॉपर सल्फेट में आप चाहे हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है इनमें से कोई भी चीज को डालेंगे, जस्ता को डाल दें, अल्युमिनियम को डाल दें, आयरन को डाल दें, टीन को डाल दें, तो किसी को भी इसमें से किसी को भी डाल देंगे इसके साल्ट में, तो ये कॉपर क्या हो जाता है, खुद ही सेपरेट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का परिभाषा याद करना है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना ही भी है। जैसे ये कॉपर सल्फेट का जब घोल बनाया जाता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। कई बार बीकर में बना के दिखाया भी गया है आप लोगों को। उसमें हम एक नेल डाल दें जो लोहे का बना होता है, तो और 10 मिनट 5 मिनट अगर छोड़ दें, फिर उस नेल को हम लोग निकालते हैं तो वो नेल जो उजला दिख रहा था अब वो लाल कलर में दिखने लगा। उस नेल के ऊपर कॉपर जमा हो गया। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण। इसी तरह का बहुत सारे रिएक्शन हैं जो किताब में दिए गए हैं। आपको उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को समझना है और उसको याद करना है। उसके बाद एक चीज रस्टिंग है। रस्टिंग का मतलब है लोहे में जंग लगना। ऐसे कोरोशन शब्द भी एक है। कोरोशन माने क्षय होना। क्षय होने का मतलब होता है डिग्रेड होना। जैसे टीन का ड्राम है, टीन का बना हुआ ड्राम है, अगर वो जमीन पे छोड़ दिया जाए और वो जमीन गीली है तो धीरे धीरे उस टीन के पेने में सुराख हो जाएंगे और अब उस टीन में कोई चीज रखने में नहीं बनेगा। ये क्या हुआ कि टीन में लग गया जंग और जंग लग जाने से वो मेटल धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, खराब हो गया, उसकी क्वालिटी समाप्त हो गई और वो अब यूजलेस हो गया। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, तो उसी तरह से कोरोशन जो शब्द है वो यही बताता है कि अगर कुछ ऐसे मेटल हैं जिनको अगर एयर में छोड़ दिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो धीरे धीरे उनमें जंग लग जाता है। लेकिन आयरन के केस में रस्टिंग बोला जाता है, अदर मेटल के केस में उसको कोरोशन बोला जाता है। ये भी याद रखना है। जंग लगने की क्रिया केवल आयरन के लिए बोला जाता है। अदर मेटल में अगर यही काम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोशन। कोरोशन से बचने के लिए ही, रस्टिंग से बचने के लिए ही गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, पेंट किया जाता है, एलॉय बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाए जाते हैं। मिश्र धातु माने दो या, अब जैसे देखिए लोहा में जंग लग गई लेकिन आपके घर में बर्तन है स्टेनलेस स्टील का, चम्मच है, गिलास है, थाली है, कटोरा है, उसमें क्यों नहीं जंग लगी जबकि वो भी लोहे से बना हुआ है? इसका कारण ये है कि स्टेनलेस स्टील एक्चुअली में एलॉय है। एलॉय का मतलब है कि इसमें कई धातु मिले हुए हैं।
और कुछ मात्रा में अधातु भी मिला हुआ है, नन मेटल भी मिला हुआ है। जैसे लोहे में कार्बन, मैग्नीज, कोबाल्ट और भी कुछ मेटल, कुछ नन मेटल मिला के एलॉय बना दिया जाता है, तब उसमें कभी जंग नहीं लगता है, कभी उसमें कोरोशन नहीं होता है। तो कोरोशन से बचने का यही तरीका है कि या तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेप किया जाता है, कोटिंग की जाती है और उस पर कभी जंग नहीं लगता है। पेंटिंग किया जाता है, घर में अगर लोहा का रॉड है तो उसको बार बार पेंट करना पड़ता है, तो लोहे में कभी जंग नहीं लगता है। एलॉय बनाया जा सकता है, मिश्र धातु बना दिया जाए तो उसमें कभी जंग नहीं लगेगा, जैसा कि अभी हमने आपको स्टेनलेस स्टील के केस में बताया। तो यही सब सारी बातें हमें मेटल और नॉन मेटल में पढ़नी थी। अब हम समझते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी, और अब आगे आपको इसका असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर एक चर्चा आता है बेस और अल्कली का भी, एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे क्लास 8 के बच्चे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पहले से जानते होंगे, क्लास 7 में ही पढ़ाई होती है। एसिड का जैसे हम जानते हैं कि स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये सब कैरेक्टर होते हैं। बेस का स्वाद बीटर होता है, तीखा होता है और चिकना होता है, स्लिपरी होता है। साबुन में बेस पाए जाते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो एसिड और बेस की जो बात है, तो एसिड और बेस को जानने के बाद साल्ट आता है। साल्ट में क्या होता है, एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 एसिड का नाम तो आप लोग जानते भी होंगे। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड है। अब जैसे देखिए HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl ये एसिड है। अब अगर इसमें बेस मिलेगा NaOH, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O बनाएगा। तो एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो ये NaCl साल्ट हुआ और ये वाटर हुआ, तो NaCl साल्ट और वाटर का निर्माण हुआ। तो जब ऐसा कोई रिएक्शन होगा जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएंगे, तो इसको कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यही सारी बातें हैं इनमें, जिनको आप एक बार थोरोली पढ़ेंगे और इसके अंदर जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उसको बना के लाएंगे। थैंक यू।